हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। अंकिता हियर। आज के क्लास में हम लोग मूव करेंगे अपने आगे के पार्ट की तरफ, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 13 अमीन स्टैंडर्ड 12 का। यस गाइस, आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका आगे का पार्ट चैप्टर नंबर 13 का। तो लास्ट वाले क्लास में अमीन्स चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका बॉइलिंग पॉइंट कैसे क्या होता है अलग अलग अमीन्स के बीच में अगर उनका मॉलिक्यूलर मास सेम हो तो। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होते हैं प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन में। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी कैसे क्या होती है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। लेकिन इसको हम लोगों ने उतना डिटेल में वहाँ डिस्कस नहीं किया था। मेजर पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल्स। और सोल्यूबिलिटी के बारे में जस्ट आपको बताया था कि सोल्यूबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन समझा के कुछ दिया नहीं था। ठीक है, तो चलिए मूव कर रहे हैं हम लोग अपने आगे के पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग सबसे पहली चीज जो देखने वाले हैं वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट कैसे क्या होता है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स में। चलिए देखते हैं। अगर आप लोग इस पार्ट को डायरेक्टली देख रहे हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाला पार्ट जरूर देखना, उसके बाद ही इस पार्ट को कंटिन्यू करना। अदरवाइज ये पार्ट आपके लिए यूजलेस रहेगा, क्योंकि ये पार्ट कंप्लीटली उसी के कंटिन्यूशन में जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, तो थोड़ा सा उसका कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट को। सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट जो था प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन में वो चीज डिस्कस कर ली थी। अभी हम लोग कुछ और डिस्कस कर रहे हैं भाई। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट अमंग वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं भाई बॉइलिंग पॉइंट अमंग वेरियस फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में आपका बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा उसको हम लोग अभी कर रहे हैं डिस्कस। तो आपको बस यहाँ पे जो याद रखना है ना भाई, वो ये पॉइंट है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो होता है आपका अल्कोहल, और अल्कोहल से थोड़ा कम होता है आपके अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट। ये है आपका अमीन्स जो कि अपने इस चैप्टर का नाम है, और सबसे लास्ट में आता है आपका अल्केन्स। ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स में। तो जो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है वो यहाँ ये याद रखनी है कि अगर मैं बात करती हूँ बॉइलिंग पॉइंट अमंग अमीन्स तो वो अलग रहेगा, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। वो अपन ने लास्ट वाले क्लास में एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस किया था। अभी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट किसके अमंग देख रहे हैं? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अमंग में। देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्कोहल है, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। ये अमीन है, तीसरा है, और ये अल्केन है, ये कोई अलग फंक्शनल ग्रुप है ना। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फंक्शनल ग्रुप तो कितने सारे, आपने तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ 4 ही फंक्शनल ग्रुप लिखे। तो सुनो भाई, वैसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अभी हम लोग जो बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना वो हम लोग मोटे मोटे सेंस में कर रहे हैं। मोटा मोटा सेंस मतलब ये होता है कि अभी हम लोग जो बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं वो उन टॉप 4 के देख रहे हैं। बाकी फंक्शनल ग्रुप को अभी फिलहाल के लिए हम लोग ने साइड में रखा, क्योंकि उनका अभी हम लोग को कोई यूज नहीं है। जो फंक्शनल ग्रुप का अभी हम लोग को काम है, जिनसे हम लोग डायरेक्टली एकदम बेस्ट वे में कंपैरिजन कर सकते हैं, उन्हीं फंक्शनल ग्रुप को अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया है सिलेक्ट। सबसे पहला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में है आपका अल्कोहल। अल्कोहल के बाद में है आपका अमीन, और सबसे लास्ट में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? अल्केन है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अमीन और अल्केन। तो ये है आपके फंक्शनल ग्रुप के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। आगे का जो पार्ट है वो है आपका सोल्यूबिलिटी, कि आपकी सोल्यूबिलिटी कैसे क्या होती है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन में, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब हम लोग देखते हैं अपने सोल्यूबिलिटी को। सोल्यूबिलिटी के लिए ये मुझे पूरा स्पेस लगेगा, इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अगर आपको लगता है इफ यू वांट की तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज रहने दिया तो भी चलता है, क्योंकि मुझे पूरा स्पेस चाहिए सोल्यूबिलिटी के लिए। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। चलिए भाई, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स इन वाटर। हम लोगों को डिस्कस करना है अमीन्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है पानी में।
याद करो लास्ट वाले क्लास में मैंने बताया था कि अमीन्स की 3 टाइप्स की आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपकी थी वो कौन सी थी, वो थी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी थी बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपकी थी वो थी सोल्यूबिलिटी ऑफ अमीन्स इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में पूरा डिस्कस किया था, अभी छोटा सा पार्ट था वो मैंने समझा दिया। इसी के अलावा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी मैंने लास्ट वाले क्लास में कवर कर लिया था, लेकिन जो आपकी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी वो लास्ट वाले क्लास में हो नहीं पाई थी अमीन्स की, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा कम हो गया था, अपना लेक्चर खत्म हो गया था, टाइम हो गया था। तो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन को, जो है सोल्यूबिलिटी ऑफ अमीन। जरा ध्यान से सुनना, अगर आप लोग बात करते हो सोल्यूबिलिटी ऑफ अमीन इन वाटर, हम लोग ये अमीन्स की सोल्यूबिलिटी काय में देख रहे हैं, पानी में देख रहे हैं। ध्यान से देखना भाई, हम लोग ये सोल्यूबिलिटी जो है अमीन की वो वाटर में चेक कर रहे हैं। काय में? वाटर में। आप लोग ही मुझे बता दो भाई, आप लोग ही बता दो, अगर कोई भी अमीन को पानी के अंदर सोल्यूबल होना है तो आपको पानी के साथ में कौन सी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो भाई, ये है आपका पानी, ये आपका पानी है, अपन ऐसे ही समझते पहले, और ये है मेरा अमीन। जब मैं अमीन को पानी के अंदर में डालूंगी तो पानी उसको बोलेगा भाई तू मेरे अंदर तो आ सकता है, तू मेरे अंदर बिल्कुल आ सकता है, मेरे अंदर सोल्यूबल भी हो सकता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। पानी अमीन को बोलता है तू मेरे अंदर आ जा, मेरे अंदर कभी भी आ जा, मैं तेरे को अपने अंदर सोल्यूबल भी कर लूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है भाई, मेरी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि तुझे मेरे साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, तभी जाके मैं तुझे अपने अंदर सोल्यूबल होने दूंगा। तो पानी का रूल क्या है भाई? पानी का रूल ये है कि तुम लोग मेरे अंदर आओ। पानी अमीन को कहता है तू मेरे अंदर आ, मैं तेरे को अपने अंदर सोल्यूबल भी करता हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन तुझे माननी पड़ेगी। और मेरी कंडीशन ये है कि अगर मेरे अंदर आने का है, अगर मेरे अंदर सोल्यूबल होने का है, तो मेरे साथ पहले तुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तभी जाके मैं तुझे अपने अंदर क्या होने दूंगा? सोल्यूबल होने दूंगा, अपने अंदर मिक्स होने दूंगा। समझे या नहीं समझे? तो पहली कंडीशन ये आ गई भाई अमीन की, कि अगर अमीन पानी के साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तभी जाके पानी उसको अपने अंदर सोल्यूबल होने देगा। अब भाई देखो, अमीन्स में तो टोटल आपके 3 कैटेगरी होते हैं, ठीक है? अमीन्स में आपके टोटल 3 कैटेगरी है। जो आपकी पहली कैटेगरी है आपके अमीन्स में, वो है भाई आपका प्राइमरी अमीन, जिसको अपन लोग 1 डिग्री अमीन भी बोलते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो आपकी होती है वो होती है आपका सेकेंडरी अमीन, जिसको अपन लोग 2 डिग्री अमीन भी बोलते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो आपकी रहती है वो रहता है आपका टर्शरी अमीन, जिसको अपन लोग 3 डिग्री अमीन भी बोलते हैं, ठीक है? तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, ये अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आप जरा इधर ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखेंगे, सारे के सारे एकदम ध्यान से देखो, ठीक है? ये है आपका नाइट्रोजन, ठीक है? ये है आपका नाइट्रोजन। हर जगह पे आपका नाइट्रोजन लिख रही हूँ मैं, हर जगह पे मैंने क्या लिखा? हर जगह पे मैंने लिखा नाइट्रोजन। आप जरा ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखेंगे। एकदम ध्यान से देखो, मैं अभी नाइट्रोजन का लोन पेयर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट वाले केस में आपका जो नाइट्रोजन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, इसलिए उस टाइप के अमीन का नाम क्या है? प्राइमरी अमीन। क्योंकि फर्स्ट केस में आपका नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, इसलिए मैंने उसको क्या बोला? प्राइमरी अमीन। सेकेंड केस में आ जाओ। सेकेंड केस में आपका जो नाइट्रोजन है वो दो अल्किल ग्रुप से अटैच है। सेकेंड केस में आपका नाइट्रोजन दो अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो नाम क्या रहेगा? सेकेंडरी अमीन। इधर आ जाओ। थर्ड केस में आपका जो नाइट्रोजन है वो 3 अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, तो उसका नाम क्या रहेगा? टर्शरी अमीन। तो फर्स्ट केस में नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू ओनली 1 अल्किल, प्राइमरी अमीन। इन द सेकेंड केस नाइट्रोजन इज अटैच टू 2 अल्किल ग्रुप्स डायरेक्टली, तो वो रहेगा सेकेंडरी अमीन। एंड इन थर्ड केस नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू 3 अल्किल ग्रुप्स, तो उसी का नाम क्या रहेगा? टर्शरी अमीन, ठीक है? तो आई होप अभी सबका एकदम बेस्ट वे में प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। अगर मैं बात करती हूँ सोल्यूबिलिटी की, क्योंकि मुझे तो एक्चुअली मोटा मोटा सोल्यूबिलिटी की बात करनी है ना,
क्योंकि मुझे तो सॉल्युबिलिटी की बात करनी है। अब सॉल्युबिलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने अभी आपको बताया कि अगर अमीन जो है वो पानी उसको बोलता है मैं तुझे अपने अंदर आने भी दूंगा, मैं तुझे अपने अंदर सोल्यूबल भी होने दूंगा अमीन, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। पानी ये कहता है कि तुझे मेरे साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, तुझे मेरे साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, तभी जाके अमीन मैं तुझे अपने अंदर आने दूंगा, अपने अंदर सोल्यूबल होने दूंगा। फिर से सुनो, पानी अमीन को बोलता है तू मेरे अंदर आ सकता है, तू मेरे अंदर सोल्यूबल भी हो सकता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुझे मेरे साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा अमीन, तभी जाके हम दोनों एक दूसरे में सोल्यूबल होंगे। समझ गए ना, बिल्कुल वही वाला किस्सा है। अब जरा इधर देखो, यहाँ पे भी मैं आपके पानी को लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं आपके क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे भी अपन लोग पानी को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग पानी को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग पानी को ड्रॉ करेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में आता है ना, कुछ लोगों के दिमाग में आता है आपने तो लास्ट टाइम में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई थी, बट याद करो भाई अपन ने जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ा था तो उस टाइम अपन ने प्राइमरी अमीन की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमीन के साथ ही बताई थी। अपन लोगों ने जब पढ़ा था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला कंसेप्ट लास्ट क्लास में, तो हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्राइमरी अमीन की दूसरे प्राइमरी अमीन के साथ बताई थी, एक सेकेंडरी अमीन की दूसरे सेकेंडरी अमीन के साथ बताई थी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमंग अमीन्स पढ़ रहे थे, इसलिए अमीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमीन के साथ बताई थी, प्राइमरी अमीन की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमीन के साथ, सेकेंडरी अमीन की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी अमीन के साथ। लेकिन ये किसमें स्टडी किया था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में। अभी हम लोग सोल्यूबिलिटी ऑफ अमीन इन पानी पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये है सोल्यूबिलिटी ऑफ अमीन इन वाटर। इसका मतलब अभी आप लोग जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमीन के दिखाएंगे वो किसके साथ रहेंगी, पानी के साथ। पानी के साथ क्यों है, क्योंकि अपन को सोल्यूबिलिटी अमीन्स के डिस्कस करना है अभी पानी में, इसलिए अपन जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी बनाएंगे वो किसके साथ में रहेंगी, अमीन की पानी के साथ, क्योंकि सोल्यूबिलिटी इन वाटर चेक करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे भी आप लोग देखो किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे भी आप लोग ले लेंगे इस तरीके से। वैसे ये नहीं बनाता एक्चुअली। देखो अब देखो क्या होगा, ये है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है डेल्टा नेगेटिव, ये है डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे भी देखो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आता है तो बाजू वाले के ऊपर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इसके ऊपर प्लस आएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये प्राइमरी अमीन के केस में आप लोगों ने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना लिया। अब ये जो है भाई, ये तो अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप थोड़ी कभी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी अमीन के केस की, तो यहाँ पे भी देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है आपकी, और यहाँ पे भी देखो आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ टर्शरी केस के, तो टर्शरी के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से एक पानी आएगा और यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी, बट वो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे 3-3 अल्किल ग्रुप है, जैसे कि मैंने लास्ट वाले क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आपके 3-3 अल्किल ग्रुप है। अब 3-3 अल्किल ग्रुप के वजह से इतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर वहाँ रहता है, वो पानी को टिकने ही नहीं देता। भले ये पानी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, बट चाहने से थोड़ी सब कुछ होता है, कंडीशंस भी तो मैटर करती है। अगर आप सपोज, चलो आप नहीं, सपोज अगर नाइट्रोजन पानी को चाहता भी है, सपोज नाइट्रोजन वांट्स टू मेक बॉन्ड विथ वाटर, नाइट्रोजन ऐसा लगता है कि भाई मैं पानी को बहुत ज़्यादा पानी के साथ बॉन्डिंग करना चाहता हूँ, लेकिन कंडीशन भी तो देखनी पड़ती ना। ये 3-3 लोग उसको पानी के पास ही नहीं जान देते, तो किसी को चाहने से क्या फ़र्क पड़ा, कोई किसी को चाहने से कोई मतलब ये नहीं होता है, यूजलेस है वो, जब तक ये कंडीशन सपोर्ट नहीं करती है। कंडीशन ही सपोर्ट नहीं करेगी तो कोई मतलब नहीं है। ये अपने नॉर्मल लाइफ में भी अप्लीकेबल है। तो नाइट्रोजन पानी को तो बहुत ज़्यादा चाहता है, नाइट्रोजन पानी के साथ बॉन्ड भी बनाना चाहता है, लेकिन ये 3 मेंबर्स जो है ना, वो उसको बॉन्ड बनाने ही नहीं देते। ये टर्शरी अमीन जो है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अब आप लोग ही बता दो भाई, आप लोग ही ज़रा सोचना एकदम ध्यान से, सारे के सारे स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से। पानी बोलता है मेरे साथ अगर ज़्यादा बॉन्ड बनाया तो मेरे अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होगा।
पानी अमीन को बोलता है भाई तुझे अगर पानी अमीन को बोलता है भाई तुझे मेरे अंदर अगर आना है तो आ सकता है, मेरे अंदर अगर बॉन्डिंग बनाना है, मेरे अंदर अगर सोल्यूबल होना है तो हो सकता है, लेकिन मेरी कंडीशन क्या है, मेरे साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा। अब अमीन तैयार हो गया, अमीन बोला हाँ 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 पानी मैं तेरे साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाऊंगा, मतलब अपन दोनों सोल्यूबल भी हो जाएंगे। फिर पानी ने सेकंड कंडीशन देखो क्या रखी, सेकंड कंडीशन उसने ये रखी कि मेरे अंदर सोल्यूबल तो हो गया, लेकिन एक बात और समझ ले, मेरे साथ जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा मेरे अंदर में सोल्यूबल होते जाएगा। इधर सुनो, प्राइमरी अमीन के केस में आप लोग ये बता दो उसने कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, एक मॉलिक्यूल ने पानी के 3-3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई पानी के साथ में, है ना। तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है पानी के साथ में, ज्यादा, तो यहाँ पे आपकी सोल्यूबिलिटी भी कैसी रहेगी, ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपकी सोल्यूबिलिटी हाईएस्ट रहेगी। इसके केस में आपकी जो भी सोल्यूबिलिटी रहेगी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, ये आपकी हाईएस्ट रहेगी। अब जरा इधर सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन कितने बॉन्ड बनाया, सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, तो सोल्यूबिलिटी भी कैसी रहेगी, थोड़ी कम रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि यहाँ पे जो भी इसकी सोल्यूबिलिटी रहेगी ना, यहाँ पे इसकी सोल्यूबिलिटी मॉडरेट रहेगी। कैसी रहेगी, मॉडरेट। अगर मैं थर्ड केस की बात करूँ तो वो तो पानी के साथ बिल्कुल ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाना है, तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो आपकी ये रहेगी सोल्यूबिलिटी इन वाटर, इज वेरी लेस, ठीक है। आई होप सबका ये सोल्यूबिलिटी वाला कंसेप्ट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गया। तो याद रखना ये आपकी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में कवर नहीं की थी क्योंकि टाइम हो गया था। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, पानी किसी के भी साथ सोल्यूबल हो सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन पानी की ये है अगर पानी के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तभी पानी अपने अंदर सोल्यूबल होने देगा। अमीन पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अमीन पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना लेता है, करके वो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। फिर पानी की सेकंड कंडीशन क्या है कि मेरे साथ जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगा उतना ज्यादा मेरे अंदर में सोल्यूबल होते जाएगा। यहाँ पे इसने 3-3 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ में बनाया, तो नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, ज्यादा, तो सोल्यूबिलिटी भी कैसी रहेगी पानी में, ज्यादा। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो थोड़े कम है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, तो नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पानी है थोड़ा कम, तो सोल्यूबिलिटी इन पानी भी कैसी रहेंगी, थोड़ी कम। टर्शरी अमीन की तो भाई बात ही मत करो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं बना रहा है पानी के साथ में, तो आप लोग ही बताओ क्या पानी के अंदर सोल्यूबल रहेगा, अरे भाई कहाँ से रहेगा, समझ गए ना। तो पानी के अंदर सोल्यूबल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाना पड़ेगा। सेकंड शर्त पानी की जो है वो ये है, जितने ज्यादा मेरे साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उतना ज्यादा मेरे अंदर में कैसा रहेगा, सोल्यूबल रहेगा, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने से आपकी सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, आपकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने से जो भी आपकी सोल्यूबिलिटी होती है ना अमीन्स इन वाटर, सोल्यूबिलिटी ऑफ अमीन्स इन वाटर, वो क्या हो रही है, वो आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है भाई। जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, मूव करते हैं हम लोग अपने आगे के पार्ट की तरफ। चलिए भाई, तो यहाँ पे आपकी सारे के सारे जितने भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है अमीन की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो पूरी कंप्लीट होती है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ जो कि है आपका बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन्स क्या होता है। एक्चुअली 2 टाइप्स की थ्योरी है, वो आपके बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को डिफाइन करती है, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं वो दोनों थ्योरीज को, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो अमीन्स होते हैं, जैसे कि हर किसी को पता है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, लेकिन ये जो बेसिसिटी होती है ना, इसको 2 टाइप के साइंटिस्ट ने अलग अलग वे में डिफाइन किया है। सबसे पहला होगा अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी और सेकंड रहेगा आपका अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को हम लोग डिफाइन तो कर सकते हैं,
बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को हम लोग डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन दो थ्योरी के बेसिस पर। पहला है आपका अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, और सेकंड है आपका लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ये है आपका लुईस थ्योरी ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, और ये है आपका लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो एक तरफ है आपकी लुईस थ्योरी ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स और सेकंड तरफ है आपका लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लुईस थ्योरी एक्चुअली क्या कहता है। पहले मैं एक बार लिख लेती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। लुईस थ्योरी देखो आपका क्या कहता है, अमीन्स आर द बेसिस which can donate, amines are the basis in which, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा उसको सेंटेंस के फॉर्म में फ्रेम करती हूँ। amines are the basis as nitrogen can share a lone pair of electrons। मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे ना, उसमें थोड़ा सा एक सेंटेंस मिसअप था, इसलिए मैंने वो सेंटेंस यहाँ लिखा है। ठीक है, क्योंकि पढ़ते वक्त लिखते वक्त समझ में आ जाता है वो। तो अमीन्स आर द बेसिस एज नाइट्रोजन एटम कैन शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं आपको समझा के देती हूँ, थोड़ा सा वेट करो। फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी देखो क्या कहता है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ये कहता है कि अमीन्स आर द बेसिस एज दे कैन एक्सेप्ट H+ आयन। ठीक है, तो दोनों थ्योरी अलग अलग वे में डिफाइन करती है। सपोज देखो आप मेरे से मिले, ठीक है, अब आप मेरे से मिले, दो लोग मेरे से मिलेंगे। ठीक है, ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, ये दो लोग मेरे से मिले, अलग अलग वे में मिले। सबसे पहले पर्सन ने मेरे साथ थोड़ी सी बात की, उसने मेरे बारे में कुछ अलग बताया आपको। सपोज वो किसी और के पास गया, उसने बताया कि हाँ ये ऐसी है, वो वैसी है, उसके बाल लंबे हैं, क्या बोलते हैं, उसने पीले कलर का टी शर्ट पहना है, उसके हाथ में मार्कर्स थे, उसने ये सारी बातचीत की। ठीक है, ये पहले पर्सन का पर्सपेक्टिव है। सेकंड पर्सन ने बोला कि हाँ ये केमिस्ट्री पढ़ाती है, केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाया, ये टॉपिक मुझे समझ में आया, केमिस्ट्री का ये वाला टॉपिक चल रहा था। तो दोनों पर्सन ने मेरे से बात की, इसने भी मेरे से बात की, इसने भी मेरे से बात की, लेकिन दोनों ने अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। दोनों के अकॉर्डिंग मैं अलग अलग हूँ। इसने मेरे बारे में कुछ और बताया, इसने मेरे बारे में कुछ और बताया, लेकिन दोनों ने किसके बारे में बताया? मेरे बारे में। तो जब कोई दो लोग आपसे मिलते हैं अलग अलग टाइम पे, तो कोई आपके बारे में कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन। ये किसी और को जाके बताएगा वो वैसी है, उसके बाल लंबे हैं, उसका वैसा है, वो काजल लगाती है, उसके पास ये है, वो सारी चीज़ें। ये बोलेगा कि वो केमिस्ट्री पढ़ाती है, ये वाला टॉपिक चल रहा था। मतलब दोनों ने कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में गैदर की और दोनों ने कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन बताई, लेकिन वो दोनों के दोनों जो इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे बारे में थी, मेरे बारे में ही थी। इन द सेम फैशन यहाँ पे जो आपका बेसिसिटी ऑफ अमीन्स है, ये दो टाइप के साइंटिस्ट ने उसको बताया। लुईस ने अपनी खुद की थ्योरी दी बेसिसिटी ऑफ अमीन को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि थी आपकी लुईस थ्योरी, और लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने अपनी खुद की थ्योरी दी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि नाम है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन। चलिए अब दोनों का डिस्कस करते हैं। गलत कोई भी नहीं है, दोनों ही सही है, लेकिन दोनों का व्यू अलग अलग है। दोनों लोगों ने थ्योरी तो दी, अब दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से दी, बट दोनों ने बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को ही डिस्कस किया। अब देखो ये क्या कहता है। सपोज मैं क्या कर रही हूँ, मैं देखो यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल को लूँगी। एग्जाम्पल तो देना ही है भाई, एग्जाम्पल दिए बिना अपना काम नहीं हो सकता। ये है आपका टर्शरी अमीन, आप कोई भी अमीन ले सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, इसके अंदर में हम लोग डाल रहे हैं BF3 को। अब देखो क्या होगा, ये दोनों आपके रिएक्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये अपने लोन पेयर इस बोरॉन को देगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो BF3 इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है। ये वाला जो अमीन है ना आपका, ये बहुत ज़्यादा अमीर है। क्यों अमीर? इसलिए है, अमीन अमीर है, ऐसा समझ लो। अमीन कैसा है? अमीर है। क्यों अमीर है? क्योंकि अमीन के पास में है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन होने के वजह से वो बहुत ज़्यादा अमीर है। अमीन अमीर है ऐसा समझ लो।
और जो ये BF3 है ना, इसके पास कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, इसके पास ढंग का इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसलिए मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आपका गरीब है। अब क्या होता है, अमीर लोग जो होते हैं वो गरीब लोगों को पैसे देते हैं, और इस केस में क्या हो रहा है, अमीर लोग जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन गरीब लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है। ये है आपका अमीर वाला इंसान, मतलब ये है आपका अमीर, इसको एज इट इज़ मैंने देख के लिख लिया। और ये है आपका गरीब वाला इंसान, इसको भी मैंने एज इट इज़ देख के लिख लिया। अमीर ने गरीब को पैसे दिए, अमीर ने गरीब को लोन पेयर के ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए एरो इसकी तरफ जाएगा। ठीक है, ये बना है आपका अडक्ट। ठीक है, तो ये हुआ आपके लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो लुईस थ्योरी ये कहता है, भाई ध्यान से सुनो, लुईस थ्योरी ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन ये कहता है कि अमीन्स जो है वो बेसिक है, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि अमीन्स में जो नाइट्रोजन होता है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देता है। अमीन्स में जो नाइट्रोजन होता है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ शेयर करता है, इसलिए आपका जो अमीन है वो बेसिक नेचर का है। तो लुईस थ्योरी ने क्या बताया, लुईस थ्योरी ने ये बताया कि अमीन जो है वो अमीर इसलिए है क्योंकि वो जो होता है ना, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी गरीब को शेयर करता है ना, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसी के कारण आपका जो अमीन है वो बेसिक है। अब चलो अपन लोग लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को देखते हैं। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी देखो क्या कहता है, इसको भी अपन को एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। ये है आपका अमीन, ध्यान से देखना भाई, ये आपका अमीन है। अब आप कोई भी अमीन ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जब मैं पानी को डालती हूँ, ध्यान से देखना, जब मैं इसके अंदर पानी को डालती हूँ तो पानी में तो दो चीज़ें है भाई, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो पानी के अंदर में आपकी होती है वो होती है H+ आयन, और सेकेंड थिंग जो आपके पानी के अंदर में होती है वो होती है OH- आयन। पानी के अंदर में दो चीज़ें हैं, H+ आयन और OH- आयन। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ये कहता है कि अमीन्स बेसिक नेचर के है, उसका रीज़न ये है क्योंकि वो H+ आयन को खुद की तरफ ले लेते हैं, वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अमीन बेसिक इसलिए है क्योंकि वो अमीन्स जो होते हैं वो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा लॉरी ब्रॉन्स्टेड नाम के साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका नाइट्रोजन, ये है आपका अल्किल ग्रुप, यहाँ पे भी आपका अल्किल ग्रुप है, ये भी आपका अल्किल ग्रुप है। अब इस अमीन ने यहाँ से H+ को ले लिया तो ये H+ आ गया भाई, इसके पास में आ गया ये H+, देखो इस तरीके से ये H+ आ गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर में कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ये कहता है कि अमीन्स बेसिक है, और इसलिए है क्योंकि जो आपके अमीन्स रहते हैं वो H+ आयन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अमीन्स H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेते, तो जब ये H+ आयन इसके पास जाएगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। पहले ये नाइट्रोजन थे और 3 अल्किल ग्रुप थे, नाइट्रोजन 3 अल्किल ग्रुप। अब ये हाइड्रोजन भी उसके पास गया तो ये हाइड्रोजन इसके पास गया, और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर गया। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका इसी के अलावा और क्या बचता है, और बचेगा आपका OH- आयन, क्योंकि पानी में तो दो चीज़ें थी ना, H+ और OH- आयन। H+ यहाँ गया तो OH- आयन आपका यहाँ पे आएगा। तो आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। दोनों थ्योरी के अलग अलग व्यू है भाई, आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को एक ही तरीके से डिफाइन करेंगे। जब दो लोग मेरे से आके मिलेंगे तो दोनों के व्यू अलग अलग रहेंगे। क्या पता कोई मेरे बारे में खराब बातें कर रहा हो, क्या पता कोई मेरे बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हो, बट दोनों बातें तो मेरे बारे में ही करेंगे क्योंकि वो मेरे से मिल रहे हैं, ठीक है। बट दोनों के व्यू अलग अलग रहते हैं ना भाई, अपन किसी के व्यू को थोड़ी समान कर सकते हैं। कोई अलग सोचता है, कोई कुछ और सोचता है, हर किसी का अपना अपना सोचने का अलग अलग तरीका होता है। इन द सेम फैशन ये दोनों साइंटिस्ट लुईस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड का भी बेसिसिटी के अगेंस्ट में सोचने का जो तरीका है वो अलग अलग है। लुईस कहता है कि अमीन जो है वो बेसिक है, क्यों, क्योंकि अमीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, इसीलिए अमीन बेसिक है। ऐसा आपका कौन कहता है, ये है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कहता है लुईस नाम का साइंटिस्ट। उसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, शेयर किया करके वो बेसिक है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड भाई साहब क्या कहते हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड अंकल ये कहते हैं कि अमीन्स बेसिक है क्योंकि वो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं। जब वो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है। OH- आयन जो बचेगा वो यहाँ रहेगा। तो हर किसी का अपना अपना व्यू है। दोनों ने बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को एकदम बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया, बुक में सिस्टमैटिकली नहीं दिया है,
हो सके तो ऐसे चार्ट के फॉर्म में ही पढ़ो, रनिंग नोट्स भी बिल्कुल ऐसे ही बनाओ, ठीक है। तो चलिए अपन लोग मूव करते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। उससे पहले ले लो आप लोग सब लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो सुन लो क्या है। नाइट्रोजन इसको अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। यहाँ पे जो एरो है ये इधर से इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन अमीर है, वो अपने पैसों को गरीब को दे रहा है। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन गरीब को दे रहा है क्योंकि वो अमीर है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और BF3 के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा गरीब है। इसलिए अमीर इंसान, ऑफ कोर्स गरीब थोड़ी अमीर को देगा ना, अमीर ही गरीब को देगा, तो अमीर ने गरीब को दिया, इसलिए एरो ऐसा गया, क्योंकि अमीर गरीब को दे रहा है इसलिए एरो उधर की तरफ है। एरो गलती से भी ऐसा मत बना देना, अमीर गरीब को दे रहा है इसलिए एरो इधर बनाया, इसने दिया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने लिया इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉइंट रह गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई आपका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। और एक और बात सुनो, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को बेसिक स्ट्रेंथ से कोरिलेट मत करो। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स जो है ये एक अलग पार्ट है जो 2 साइंटिस्ट ने बताया, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे होता है, कौन बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रहेगा, कौन बहुत ज़्यादा कम बेसिक रहेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऑफकोर्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, इन्हीं के बीच में डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी अभी हम लोग आगे का पार्ट देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, इनके केस में, ठीक है भाई। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने इस पार्ट को। तो आगे का जो पार्ट है आपका वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। आगे का जो पार्ट है ना भाई, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। तो चलिए देखते हैं अपने बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स को। तो अगर मैं बात करती हूँ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन की, जरा एकदम ध्यान से देखेंगे, सभी लोग एकदम इधर ही देखो, सब समझ जाएगा आपको। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना है कि जो भी आपकी बेसिसिटी रहती है ना, जो भी आपकी बेसिसिटी रहती है, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, अमीन्स बोलो या कुछ भी बोलो, जो भी आपकी बेसिसिटी रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है KB को, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है PKB को। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर KB का वैल्यू है ज़्यादा, KB का मतलब है कांस्टेंट फॉर बेसिसिटी, K मतलब कांस्टेंट है और B फॉर बेसिसिटी। अगर कांस्टेंट फॉर बेसिसिटी है ज़्यादा, अगर KB का वैल्यू है ज़्यादा, तो आपकी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स भी कैसी रहेगी, ज़्यादा, क्योंकि जो भी आपकी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है KB के वैल्यू को। तो अगर KB का वैल्यू होता है ज़्यादा, तो आपकी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स भी कैसी रहेगी, ज़्यादा। जो भी आपका बेसिसिटी ऑफ अमीन्स रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है PKB को। अब आपको याद रखना है PKB क्या होगा। जैसे pH का मतलब होता है -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, वैसे ही आपका PKB का मतलब होता है -log⁻10 KB, ठीक है। तो KB से आपका आप लोग PKB कैलकुलेट कर सकते हो। pH का मतलब क्या होता है, -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो PKB का मतलब क्या होगा, -log⁻10 KB। यहाँ H था तो यहाँ H आया, यहाँ KB था तो यहाँ KB आया, -log⁻10 तो रहेगा ही रहेगा। ये छोटा सा साइड का पार्ट है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है इसलिए। अगर PKB का वैल्यू ज्यादा है तो बेसिसिटी कम रहेगी, क्यों, क्योंकि बेसिसिटी ऑफ अमीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB। बेसिसिटी ऑफ अमीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB भाई। तो अगर PKB का वैल्यू है ज्यादा तो बेसिसिटी का वैल्यू कैसा रहेगा, कम, क्यों, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर PKB का वैल्यू है कम तो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का वैल्यू कैसा रहेगा, ज्यादा, क्यों, क्योंकि बेसिसिटी ऑफ अमीन्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है PKB को, ठीक है। आई होप सबको ये पॉइंट एकदम बेस्ट में क्लियर हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। अगर मैं बात करती हूँ बेसिक स्ट्रेंथ की, अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करती हूँ तो बेसिक स्ट्रेंथ में देखो अपन लोग 2 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन में,
वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीकेबी का ऑर्डर। पीकेबी का ऑर्डर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो है आपके पीकेबी का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा पीकेबी का जो वैल्यू होता है वो होता है आपके अमोनिया के लिए, और अमोनिया के बाद में वो होता है आपके प्राइमरी अमीन के लिए, ठीक है। उसके बाद में वो होता है आपके सेकेंडरी अमीन के लिए, और उसके बाद में वो होता है आपके टर्शरी अमीन के लिए। ठीक है, तो ये है आपका अमोनिया, ये है आपका प्राइमरी अमीन, ये है आपका सेकेंडरी अमीन, ये है आपका टर्शरी अमीन। ये होता है ऐसा आपका, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है भाई पीकेबी का ऑर्डर, ठीक है। आपको याद रखना है। अब आप लोग ही मुझे बताओ, अगर मुझे इससे केबी का ऑर्डर निकालना है या अगर मुझे इससे बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप लोग ही बता दो भाई। मैंने आप लोगों को अभी यहाँ ये बताया कि जो भी आपकी बेसिसिटी ऑफ अमीन रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है केबी को, बट जो भी आपकी बेसिसिटी ऑफ अमीन रहती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है आपके पीकेबी को। तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि बेसिसिटी ऑफ अमीन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। अब पीकेबी का ऑर्डर ये है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, इसका उल्टा, क्योंकि बेसिसिटी ऑफ अमीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई ये पीकेबी को, तो जो पीकेबी का ऑर्डर रहेगा उसका ही उल्टा आपके बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा। तो बस सबसे पहले इसको एज इट इज देख के लिख लेंगे, इसको आप लोग एज इट इज देख के लिख लेंगे पहले। तीनों को मैंने चारों को एज इट इज देख के लिखा। अब जरा इधर देखो, यहाँ पे ये वाला एरो ऐसा है तो इसको उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या रहेगा ये। अब यहाँ पे ये एरो ऐसा है तो इसका उल्टा क्या रहेगा ये। यहाँ पे ये एरो ऐसा है, इसका उल्टा क्या रहेगा ये। तो करना कुछ भी नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि बेसिसिटी ऑफ अमीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। पीकेबी का ऑर्डर जो है ना, पीकेबी का ऑर्डर आपका है ये वाला, तो केबी का या बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, इसका उल्टा। तो करना कुछ भी नहीं, इसको एज इट इज देख के लिखो। इस एरो को इधर से कर दो, मतलब आप लोग एरो का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देंगे, तो उससे आपको बेसिसिटी ऑफ अमीन का ये मिल जाएगा। ये है आपका अमोनिया, ये है आपका 1 डिग्री अमीन और प्राइमरी अमीन, ये है आपका 2 डिग्री अमीन और सेकेंडरी अमीन, और ये है आपका 3 डिग्री अमीन, और इसी को आप लोग टर्शरी अमीन भी बोल सकते हो। चलिए भाई, अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मैम बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को तो ठीक है आपने लिखा, एक तो ऐसा होना चाहिए था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, या तो ऐसा होना चाहिए था, देखो ऐसा होना चाहिए था कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, या तो ऐसा होना चाहिए था टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। देखो मैं लिख के बताती हूँ, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि बेसिसिटी का ऑर्डर एक तो ऐसा कुछ रहना चाहिए था। ध्यान से सुनना, मैं बहुत काम की पॉइंट बता रही हूँ। आधे लोगों के तो दिमाग में वो बल्ब जला ही नहीं होगा, वो सोच रहे होंगे ठीक है इसको लिख लेते हैं। मैं फिर भी दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं समझी वो चीज़। मैंने लिखा प्राइमरी अमीन, फिर लिखा सेकेंडरी अमीन, फिर लिखा टर्शरी अमीन। कुछ लोग बोलेंगे एक तो ऑर्डर ऐसा लिखो मैम, या तो आप ऑर्डर ऐसा लिखो टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी, लेकिन आपने तो मैम कुछ ऑर्डर अलग ही तरीके से लिखा। और वो ऑर्डर देखो कैसा लिखा मैंने, टर्शरी अमीन सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में टर्शरी अमीन, फिर उसके बाद में प्राइमरी अमीन, और उसके बाद में फिर अमोनिया। तो अमोनिया को फिलहाल के लिए गोली मारो, लेकिन ऑर्डर कुछ ऐसा आ रहा है। तो ऐसा लगता है ना ये ऐसा कैसा ऑर्डर आ गया भाई, बड़ा अजीब सा ऑर्डर है ये, तो कैसा ऑर्डर आ गया एकदम से, हाय राम कैसा ऑर्डर आ गया। एक तो ऑर्डर रखो टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, या तो ऐसा ऑर्डर रखो पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। मतलब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक तो अमीन का ऑर्डर ऐसा रहना चाहिए 1 2 3 या 3 2 1, लेकिन यहाँ तो कुछ तो भी और ही ऑर्डर है 2 3 1। ऐसा आता है ना कि ऐसा कैसा अजीब सा ऑर्डर आ रहा भाई बेसिसिटी का। सुनो भाई सुनो, बहुत काम का क्वेश्चन है, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का क्वेश्चन है भाई ये। याद रखना है आपको ये चीज़ कि यहाँ ऑर्डर कुछ अलग है
ये इससे अपन को कोई लेना देना नहीं, अपन बेसिसिटी को पढ़ रहे हैं, अपना काम बेसिसिटी को पढ़ना है। यहाँ पे ऑर्डर ना तो 1 2 3 के फॉर्म में, ना तो 3 2 1 के फॉर्म में, ऑर्डर कुछ तो भी अलग ही है 1 3 2 के फॉर्म में। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा कैसा ऑर्डर आया, कुछ तो रीजन होगा, ये ऐसा हजार्ड कैसे क्या ऑर्डर आ गया 1 3 और 2, ना तो 1 2 3 है, ना तो 3 2 1 है, 1 3 2 है, 2 का सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक है, ऐसा कैसा भाई? सेकेंडरी अमीन ही क्यों सबसे ज्यादा बेसिक है, क्या रीजन है? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन से 3 टाइप के आपके स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स है जिनके वजह से आपका जो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का ऑर्डर है वो ऐसा आ रहा है, ऐसा अलग ही तरीके से आ रहा है, पहले सेकेंडरी फिर टर्शरी फिर प्राइमरी, ना तो 1 2 3 के फॉर्म में, ना तो 3 2 1 के फॉर्म में, बट ऑर्डर कुछ तो भी अलग ही फॉर्म में, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। और ऐसा क्यों हो रहा है, कौन से 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, चलिए देखते हैं हम लोग वो तीनों चीजों को। चलिए भाई, तो अभी हम लोग जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं ना वो है आपका आगे का पार्ट, जिसमें हम लोग जो सबसे पहली चीज देख रहे हैं ना भाई, वो देखो क्या है। हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना भाई कि जो भी आपकी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स होती है, जो भी आपकी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स होती है इज रिलेटेड टू 3 स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स, या आप लोग कह सकते हो 3 स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। 3 स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है या 3 स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के लिए। अब बेसिसिटी ऑफ अमीन्स तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, आप लोग सोचेंगे ये तो अभी पढ़ा ना कि सेकेंडरी सबसे ज्यादा है, फिर टर्शरी फिर प्राइमरी, लेकिन दिमाग में फिर भी क्वेश्चन आता है ये ऐसा कैसा हो गया भाई, ये ऐसी कैसी बेसिसिटी है भाई, ना तो ये 1 2 3 के फॉर्म में, ना तो ये 3 2 1 के फॉर्म में, ऐसा कैसा हो गया, है ना? तो वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई कि जो भी आपकी बेसिसिटी ऑफ अमीन है वो 3 स्ट्रक्चरल इफेक्ट से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 3 स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स है जो आप लोग डिस्कस करने वाले हो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में। सबसे पहला जो आपका स्ट्रक्चरल इफेक्ट है भाई वो है इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। सबसे पहली चीज जो आप डिस्कस करने वाले हो वो है इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। जो आपका सेकेंड स्ट्रक्चरल इफेक्ट है जो आप लोग डिस्कस करने वाले हो वो है भाई आपका इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, या तो आप उसको सॉल्वेशन इफेक्ट भी लिख सकते हैं या तो आप लोग उसको इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन भी लिख सकते हैं। चलो अपन लोग इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन ही लिखते हैं क्योंकि बुक में वैसा ही दिया है। और जो तीसरी थिंग है वो है आपका कंबाइन इन्फ्लुएंस। तो आप लोगों ने यहाँ ये जाना भाई कि जो भी आपका ऐसा अलग ही तरीके से बेसिसिटी का ऑर्डर है अमीन्स में कि पहले सेकेंडरी फिर टर्शरी फिर प्राइमरी, उसके लिए 3 टाइप के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो जो आपने जो भी देखा ना उसके लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला फैक्टर है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन और थर्ड है आपका कंबाइन इन्फ्लुएंस। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपने इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट को, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन को, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इन्फ्लुएंस ऑफ क्या, इन्फ्लुएंस ऑफ कॉम्बिनेशन। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इन्फ्लुएंस को जो कि है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है, आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ प्लस आई का मतलब होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई का मतलब ही क्या होता है, प्लस आई का मतलब ही आपका होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, जरा ध्यान देना भाई, अपन लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, सभी लोग इधर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे नाइट्रोजन को ले रही हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका क्या ले रही हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका ले रही हूँ अमोनिया। ठीक है, उसके बाद में मैं आपका लूंगी प्राइमरी अमीन, उसके बाद में मैं आपका लूंगी सेकेंडरी अमीन, और उसके बाद में मैं आपका लूंगी टर्शरी अमीन। तो मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया है भाई, बस आपको इतना ही याद रखना है कि सबसे पहले मैंने अमोनिया को लिया, फिर सेकंड केस में मैंने आपके प्राइमरी अमीन को लिया क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है,
थर्ड केस में मैंने यहाँ पे सेकेंडरी अमीन को लिया क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है, और फोर्थ केस में मैंने नाइट्रोजन को 3 अल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच किया, मतलब ही वो आपका कैसा अमीन है, टर्शरी अमीन। ठीक है, यहाँ इसको मेंशन कर देते कि ये है आपका प्राइमरी अमीन, ये है आपका सेकेंडरी अमीन, सॉरी ये है आपका अमोनिया। एक सेकेंड, पहले अमोनिया लिखेंगे ना, फिर ये आएगा आपका प्राइमरी अमीन, ये होगा आपका सेकेंडरी अमीन, और ये होगा आपका टर्शरी अमीन। पूरा कंसेप्चुअल है ये वाला पार्ट। ठीक है, पूरा का पूरा पार्ट कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज को। अपन लोग सबसे पहले वाले इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 3 स्ट्रक्चरल इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है कि पहले सेकेंडरी आता है, फिर टर्शरी आता है, फिर प्राइमरी आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 स्ट्रक्चरल इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। अब तीनों मैंने आपको लिस्ट तो बता दी, तो अपन उसमें से सबसे पहला वाला स्ट्रक्चरल इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि है इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो मैंने सबको लिखा अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करने कुछ भी वाले नहीं है भाई। हम लोग हर किसी में क्या करेंगे पता है, हम लोग हर किसी में आपके H+ आयन को ऐड करेंगे। हर किसी में हम लोग H+ आयन को डालने वाले, हर जगह पे आप वो वाला काम करेंगे। बुक में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, बुक वालों ने सब कुछ डायरेक्ट किया है। अगर मैं भी डायरेक्ट कर दूंगी ना तो आपको बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ। अपन लोगों ने हर किसी में H+ आयन को ऐड किया। तो सबसे पहले इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ये है आपका अमोनिया, एज इट इज देख के लिखेंगे। ठीक है, ये भी है आपका प्राइमरी अमीन। ठीक है, ये है आपका सेकेंडरी अमीन, और ये है आपका टर्शरी अमीन। ठीक है, अब जरा इधर देखो, ध्यान से देखना भाई, एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पे आपने H+ आयन को ऐड किया तो ये वाला H+ आयन जो है ना वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपका H+ आयन कुछ इस फॉर्म में आया। ठीक है, ये H+ आयन है। जब ये H आया तो ये H इससे आके जुड़ गया ना, क्योंकि मैंने इसके अंदर में H+ आयन को ऐड किया। तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इधर आ गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर में कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। कुछ लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन के ऊपर में प्लस चार्ज कैसे आया। तो याद रखना भाई, ये वाला हाइड्रोजन इधर जा रहा है, तो जब ये हाइड्रोजन इधर जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज ही आएगा ना। चलो अब इधर आ जाओ, ये वाले हाइड्रोजन को भी हम लोग इधर लेके जाएंगे। तो आ गया ये हाइड्रोजन, और प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर में। इधर आ जाओ, ये वाला हाइड्रोजन को भी इधर ऐड करेंगे तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा भाई। और इधर देखो, ये वाले हाइड्रोजन को अपन लोग इधर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद करना है कि जो भी आपके अमोनिया थे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, उसको हम लोगों ने लिखा। उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया, चारों के केस में आपने H+ आयन को ऐड किया। तो हर तरफ आपका जो H+ आयन था वो आपने ऐड किया, और जो भी H+ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो नाइट्रोजन के ऊपर में गया। अब ये जो सारे हैं ना, ये सभी को आप लोग क्या बोलते हो पता है? ये सभी को आप लोग क्या बोलते हो? कॉन्जुगेट एसिड। ये सभी को आप लोग कॉन्जुगेट एसिड बोलते हो, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमीन्स। ये सब आपके कॉन्जुगेट एसिड है, ये सब आपके अमीन्स है। कोई प्राइमरी, कोई सेकेंडरी, कोई टर्शरी, कोई अमोनिया, बट ये सब आपके अमीन्स है। और ये सब आपके क्या है? ये सब आपके हैं कॉन्जुगेट एसिड्स। ठीक है, ये सब ने H+ आयन को लिया है, इसलिए ये सब कॉन्जुगेट एसिड बन गए। तो पहले ये ऐसे थे, जब इन लोगों ने H+ आयन को लिया तो देखो मैंने यहाँ पे H+ कोई अलग कलर से ड्रॉ किया है, सो दैट आपको समझने में आसानी हो। अब जरा इधर देखो, आप लोगों ने जो यहाँ पे देखा वो ये है कि यहाँ पे आपका एक भी अल्किल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे आपका ये वाला एक अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे आपके 2 अल्किल ग्रुप है, और यहाँ पे आपके 3 अल्किल ग्रुप है। जरा ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो भाई, ये तीनों गरीब है। यहाँ पे आपका देने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ पे आपका एक जन देने वाला है, यहाँ पे आपका एक पर्सन जो है वो डोनेटिंग है। ठीक है, या तो आप लोग ऐसा सीधा सीधा ऐसा समझ लो कि ये नाइट्रोजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेंड है, ये नाइट्रोजन का कोई भी फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड मतलब ही मैं किसकी बात कर रही हूँ? आर की बात कर रही हूँ। कहीं पे भी ऐसा लिख लेना कि फ्रेंड का मतलब ही मैं अल्किल ग्रुप की आर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये नाइट्रोजन का एक भी फ्रेंड नहीं है, 0 फ्रेंड। यहाँ पे आपके ये नाइट्रोजन का एक दोस्त है, 1 फ्रेंड। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने दोस्त है? यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के 2 दोस्त है, 2 फ्रेंड। यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के कितने दोस्त है? 3 दोस्त है। यहाँ पे आपके हैं 3 दोस्त, 3 फ्रेंड्स। अब आप ही बताओ भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? ये सबसे नसीब वाला है, क्योंकि इसके पास 3-3 दोस्त है। उसका दुख दर्द बांटने के लिए इसके पास में 3-3 दोस्त है।
तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा कम स्टेबल रहेगा सेकेंडरी, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही दोस्त है दुख और दर्द बांटने के लिए। यहाँ पे इसकी बात करूँ ना तो प्राइमरी सबसे कम स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसके पास तो बेचारे के पास एक ही दुख दर्द है, बांटने के लिए एक ही दोस्त है। और भाई अमोनिया की तो बात ही मत करो, क्योंकि अमोनिया के पास एक भी फ्रेंड नहीं है। और फ्रेंड का मतलब ही मैं क्या बोल रही हूँ, फ्रेंड का मतलब ही मैं अल्किल ग्रुप की बात कर रही हूँ, मतलब ही मैं आर की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए भाई, तो अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे इसके 3 दोस्त इसका साथ देने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही दोस्त साथ देने वाले, यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्रेंड साथ देने वाला है, और यहाँ पे तो भाई एक भी फ्रेंड साथ नहीं देने वाला है। तो आप लोग ही बताओ भाई, सबसे ज़्यादा हैप्पी कौन रहेगा? सबसे ज़्यादा हैप्पी ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके 3 दोस्त है, 3 फ्रेंड है जो उसका साथ देने वाले है ना। तो ये सबसे ज़्यादा खुश है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलाइजेशन है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जो भी आपका स्टेबिलाइजेशन है ना, जो भी आपका स्टेबिलाइजेशन है वो इंक्रीज होता है, और स्टेबिलाइजेशन इंक्रीज होने के वजह से जो भी आपकी बेसिसिटी है ना वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है आपका, ध्यान से सुनना भैया, हर इफेक्ट अलग अलग बताता है, लास्ट में अपन लोग कंक्लूड करेंगे, अभी कुछ कंक्लूड मत करना। पहला इफेक्ट जो होता है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, मतलब ही इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, वो ये कहता है कि आपने सबसे पहले सारे के सारे अमोनिया और अमीन्स को लिखा, फिर आपने क्या किया, हर किसी के अंदर में H+ आयन को ऐड किया। तो जब आपने चारों के केस में H+ आयन को ऐड किया तो आपने यहाँ ये देखा भाई कि यहाँ पे आपके 3 फ्रेंड हैं नाइट्रोजन के जो उसका साथ देने वाले हैं उसके बुरे वक्त में, तो वो हुए आपके 3 फ्रेंड। ये सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि इसके पास 3 दोस्त है, 3 फ्रेंड है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसमें स्टेबिलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, तो इसकी बेसिसिटी भी सबसे ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही दोस्त है, तो ये उतना स्टेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त है, और यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलाइजेशन किस में रहेगा? टर्शरी अमीन में। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी भी किस में रहेगी? टर्शरी अमीन में। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी भी किस में रहेगी? टर्शरी अमीन में। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट ये कहता है भाई कि जो भी आपका टर्शरी अमीन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, उसके बाद में है आपका सेकेंडरी अमीन, सबसे ज़्यादा टर्शरी अमीन है, फिर है आपका सेकेंडरी अमीन, फिर है आपका प्राइमरी अमीन, और फिर है आपका अमोनिया। ठीक है, समझ में आया? तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू व्हाट? ये हुआ आपका अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है? टर्शरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट में आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे 3 दोस्त थे, 3 फ्रेंड होने की वजह से सबसे ज़्यादा खुश था, सबसे ज़्यादा हैप्पी था, सबसे ज़्यादा स्टेबिलाइज था, सबसे ज़्यादा बेसिक था, इसलिए टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। ये हुआ अकॉर्डिंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने सेकेंड स्ट्रक्चरल इफेक्ट की तरफ, जो कि है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। चलिए डिस्कस करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन क्या कहता है। तो जो आपका सेकेंड वाला फैक्टर है ना भाई, वो है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो भी आपका इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन है वो आपको क्या कहता है। अब सॉल्वेशन का मतलब ही क्या होता है? सॉल्वेशन का मतलब ही होता है भाई आपका बॉन्ड विथ वाटर। याद रखना है आपको ये चीज। सॉल्वेशन मतलब भी क्या होगा? बॉन्ड विथ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट आपका जनरली क्या होता है? पानी होता है। तो याद रखना, जैसे नाम वैसे काम। यहाँ पे इसका नाम ही है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब ही क्या रहेगा? बॉन्डिंग विथ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट आपका क्या रहेगा? पानी रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे क्या ये पानी के साथ में बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, हम लोग क्या करने वाले, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ से प्राइमरी अमीन के वाले इसको उठाएंगे। ध्यान से देखते चलो, सभी लोग ध्यान से देखेंगे एकदम। सबसे पहले मैं लूंगी आपके अमोनिया को, उसके बाद में मैं लूंगी आपके प्राइमरी अमीन को, उसके बाद में मैं लूंगी आपके सेकेंडरी अमीन को, उसके बाद में मैं लूंगी आपके टर्शरी अमीन को। ठीक है, ये जो ऑर्डर आया ये आया अकॉर्डिंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अब हम लोग देख रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन को, देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन में आपका क्या ऑर्डर आता है। तो ये आपका अमोनिया है, ठीक है,
ये आपका प्राइमरी अमीन है, ये आपका सेकेंडरी अमीन है, और ये आपका टर्शियरी अमीन है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग हर जगह पे क्या डालेंगे, यहाँ पे भी आप लोग हर जगह पे डालेंगे H+ आयन को। हर जगह पे आप लोग क्या डालेंगे भाई, हर जगह पे आप लोग डालेंगे H+ आयन को। तो चलिए हम लोग डालेंगे हर जगह पे आपके H+ आयन को। अब देखो क्या होगा, सब लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। ये है आपका नाइट्रोजन, ये है आपका R। अपन लोग थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ताकि अपन को आइडिया मिले। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। और ये वाला H+ आयन भी इसके पास जाएगा। ये मैं थोड़ा छोटा छोटा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये जो है ना, ये टॉपिक एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक वाइट बोर्ड पे मुझे कवर करना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले सारे के सारे अमीन्स को लिखा, अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। अब जरा इधर देखो, मैं कर रही कुछ भी नहीं हूँ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे भी H+ आयन को डालेंगे, तो ये H+ आयन इधर आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ये H+ आयन को आप इधर डालेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग H+ आयन को इधर डालेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप H+ आयन को इधर डालेंगे तो आपके नाइट्रोजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने किया कुछ भी नहीं है, अभी आपने बस क्या किया है, अभी आप लोग इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन को देख रहे हो, मतलब देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये बॉन्डिंग करने वाला है आपके पानी के साथ में। तो सबसे पहले मैंने सारे कंपाउंड को लिखा, सभी में मैंने H+ आयन को डाला। तो देखो हर जगह पे मैंने H+ आयन को लगाया है, मैंने अलग कलर यूज किया सो दैट आपको समझ में आए। अब देखो आप लोग जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। क्या देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब भी क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट का मतलब भी क्या होता है, पानी होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बॉन्डिंग विथ पानी, बॉन्डिंग विथ वाटर। तो आपको याद रखना है कि सेकेंड केस में हम लोग देख रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, मतलब ही इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मतलब ही क्या रहेगा, इन्फ्लुएंस ऑफ पानी। मतलब ही हम लोग बॉन्डिंग किसके साथ में देखने वाले हैं, पानी के साथ में। आई होप सबको ये वाला पॉइंट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे, हर जगह पे पानी को डालेंगे। भाई ध्यान देना, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग हर जगह पे पानी को डालने वाले हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी पानी को डालेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी। इधर भी आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, इधर भी आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी। ठीक है, ये हुआ आपका पहला वाला केस। अब सेकेंड वाला देखते हैं, इसमें भी यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, यहाँ पे भी वैसा ही होगा और यहाँ पे भी आपका वैसा ही होगा। ठीक है, अब इधर वाला केस देखेंगे, इधर में भी इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी इंटरमोलिकुलर, और यहाँ पे भी आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके केस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, तो देखो भाई आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आप लोगों को सेकेंड फैक्टर में स्टडी करना है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब ही क्या होता है, सॉल्वेंट। मतलब ही आप क्या देख रहे हो, आप लोग डिस्कस कर रहे हो बॉन्डिंग विथ पानी। तो आप लोगों ने सभी टाइप के अमीन्स लिए, सभी टाइप के अमीन्स में आप लोगों ने H+ आयन को डाला। H+ आयन को इसलिए डाला क्योंकि आपने सभी अमीन का क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड बनाया। अब आपको यहाँ पे सॉल्वेशन का इन्फ्लुएंस डिस्कस करना है।
नाम ही है सॉल्वेशन, मतलब ही सॉल्वेंट, तो आपको बॉन्डिंग तो पानी के साथ में शो करनी पड़ेगी, तो हर जगह पे आप पानी को लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये वाले हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। हर जगह पे आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आपकी है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हर जगह पे देख लो आप लोग। आपको याद रखना है कि जो आपका आर होता है, जो आपका अल्किल ग्रुप होता है, वो नॉन पोलर नेचर का होता है, तो वो कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता, वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता है, क्योंकि अल्किल ग्रुप जो होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है, इसलिए वो कहीं पे भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करता। अब जरा इधर ध्यान से देखो, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जैसे जैसे आप लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, वैसे वैसे आपका जो सॉल्वेशन है ना, वैसे वैसे आपका जो सॉल्वेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों, देखो इधर, यहाँ पे ये वाला जो अमीन है, ये वाला जो अमोनिया है, ये पानी के साथ में 4-4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसमें जो सॉल्वेशन है वो कैसा है, ज़्यादा है, क्योंकि ये वाले अमोनिया ने आपके पानी के साथ में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, मतलब ये पानी के अंदर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, क्योंकि पानी के साथ में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो पानी के अंदर में ये कैसा है, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, तो इसमें आपका सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसने पानी के साथ में सिर्फ और सिर्फ 3 ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, तो ये पानी के अंदर में सोल्यूबल तो रहेगा लेकिन थोड़ा कम रहेगा, तो इसका सॉल्वेशन थोड़ा कम रहेगा। इसके केस में, सेकेंडरी अमीन के केस में, इसने सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ में 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, इसने सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ में 2 ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो किया है, तो ये तो है, ये पानी के अंदर में सोल्यूबल तो रहेगा लेकिन कम रहेगा, मतलब इसका सॉल्वेशन थोड़ा और कम रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ टर्शरी अमीन की, तो टर्शरी अमीन ने पानी के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाया, तो इसके अंदर में सॉल्वेशन और भी कम है। तो जैसे जैसे आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो वैसे वैसे आपका सॉल्वेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर आपका सॉल्वेशन डिक्रीज हो रहा है तो आपका स्टेबिलाईजेशन भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जो भी आपकी बेसिसिटी है ना, जो भी आपकी बेसिसिटी है वो डिक्रीज होंगी। तो इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन क्या कहता है, इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन ये कहता है कि प्राइमरी अमीन जो है, जो भी आपका प्राइमरी अमीन है सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर सेकेंडरी, एक सेकेंड, पहले अमोनिया, फिर प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर आपका टर्शरी अमीन। ये ऑर्डर जो है बेसिसिटी का, ये किसके अकॉर्डिंगली है, ये ऑर्डर जो है आपकी बेसिसिटी का वो है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। अब जरा इधर ध्यान दो, ध्यान से देखो भाई, मैं टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे ये जाना कि जब मैंने बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को पढ़ा तो कुछ अलग ही तरीके से मुझे देखने को मिल रहा था। 1 2 3 या 3 to 1 ऐसे फॉर्म में नहीं देखने को मिल रहा था, मुझे ऐसे फॉर्म में देखने को मिल रहा था कि पहले सेकेंडरी आ रहा है, फिर टर्शरी आ रहा है, फिर प्राइमरी आ रहा है। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, ना तो ये 1 2 3 के फॉर्म में, ना तो ये 3 to 1 के फॉर्म में, ये तो कुछ अलग ही है। सेकेंडरी अमीन ही सबसे ज़्यादा बेसिक है। अपने दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था ऐसा क्यों। फिर हम लोगों ने देखा 3 टाइप के इफेक्ट, ये जो 3 टाइप के इफेक्ट है ना, ये बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था कि सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक था, ना कि टर्शरी। तो फिर हम लोगों ने फर्स्ट फैक्टर डिस्कस किया जो कि था इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। सारे के सारे अमीन्स को लिया, सब में हम लोगों ने H+ आयन को डाला। H+ आयन डालने के बाद यहाँ पे आपने ये देखा फर्स्ट वाले केस में इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट में कि यहाँ पे इसके 3 दोस्त थे, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल था, मतलब ये सबसे ज़्यादा बेसिक था। तो इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ये कहता है कि टर्शरी अमीन के बहुत ज़्यादा दोस्त थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग उसका दुख दर्द बांटने वाले। टर्शरी अमीन में ज़्यादा अल्किल ग्रुप है, ज़्यादा फ्रेंड है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है, तो उसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा है। ये हुआ अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। जब आप आए इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन में, तो इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन में जैसे कि नाम ही है सॉल्वेशन, सॉल्वेशन का मतलब ही होता है सॉल्वेंट, मतलब ही होता है रिएक्शन विथ पानी। तो हर जगह पे आपने पानी के साथ में रिएक्शन करवाई। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि अमोनिया के केस में आपके 4 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 4 सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्वेशन है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे सॉल्वेशन थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा और कम है, और यहाँ पे तो सॉल्वेशन बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ में एक ही बॉन्ड बना है। तो आपका इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन ये कहता है कि जैसे आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो तो सॉल्वेशन कम कम होते जा रहा है। यहाँ पे सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेशन कम है,
यहाँ पे सॉल्वेशन और कम है और यहाँ पे तो सॉल्वेशन बहुत ही कम है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से सॉल्वेशन कम हो रहा है, स्टेबिलाईजेशन कम हो रहा है, तो बेसिसिटी भी कम हो रही है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन क्या कहता है? इसका उल्टा। इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन कहता है कि सबसे पहले अमोनिया आएगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ऐसा। प्लस आई इफेक्ट कुछ और बोल रहा था, सॉल्वेशन कुछ और बोल रहा है। दिमाग घूमता है ना, ध्यान से सुनो। अब कंबाइन देखो क्या बोलता है। कंबाइन इन्फ्लुएंस जो होता है, कंबाइन इन्फ्लुएंस बोलता है भाई, ना तो मैं तेरी सुनूंगा ना तो मैं तेरी सुनूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को मिला के एक रूल निकालूंगा। जैसे दो पार्टी आती है सामने, सपोज दो बच्चे आए, एक बच्चा बोलता है कि मैंने होमवर्क, एक बच्चा कुछ और बोल रहा है, दूसरा बच्चा कुछ और बोल रहा है। अब जो टीचर रहेगा वो बोलेगा भाई तू कुछ और बोल रहा है, तू कुछ और बोल रहा है, मैं किसकी बात सुनूं, दोनों में से सही कौन है? तो टीचर जो होता है वो क्या करता है, वो बोलता है ठीक है मैं तुम दोनों के डिसीजन को देखकर कुछ प्रेडिक्शंस करके कुछ अपना अलग डिसीजन निकालता हूँ। तो वैसे जो कंबाइन नाम की चीज होती है वो देखो क्या बोलेगी। प्लस आई इफेक्ट ने बताया कि टर्शरी अमीन सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। सॉल्वेशन बोलता है नहीं नहीं नहीं, पहले अमोनिया ज्यादा है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अब प्लस आई ने कुछ और बोला, सॉल्वेशन ने कुछ और बोला। कंबाइन देखो क्या बोलता है। कंबाइन ये बोलता है कि जब मैंने दोनों को डिसीजन को सुना, जब मैंने इसके भी रिजल्ट को देखा, जब मैंने इसके भी रिजल्ट को देखा, तो कंबाइनली मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो मेरा सेकेंडरी अमीन है वो सबसे ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू टर्शरी अमीन, एज कंपेयर टू प्राइमरी अमीन, एज कंपेयर टू अमोनिया। और यही आपका एक्चुअल ऑर्डर है। ठीक है भाई, यही आपका एक्चुअल ऑर्डर है। याद रखना भाई इस चीज को, ये ऑर्डर अलग ही है। हाँ, ना तो ये 3-2-1 के फॉर्म में, ना तो ये 3-1-2 के फॉर्म में। ये कैसे फॉर्म में, यहाँ पे आपके देखो कैसे आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू टर्शरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी, और लास्ट में अमोनिया। रीजन क्या है? दो टाइप के इफेक्ट है। इसका कुछ और कहना है, इसका कुछ और कहना है, सबका अपना अलग अलग देखने का तरीका है। जब इन दोनों के रिजल्ट को कंबाइन करते हैं तो एक फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है जो कि ये है, और यही आपके बेसिसिटी का ऑर्डर होता है। ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट टॉपिक था, समझाने वाले की हवा निकल जाती है बट आगे वाले को समझता नहीं। लेकिन मैंने आपको अपनी पूरी जान लगा के ये टॉपिक को समझाया है। ठीक है, आई होप सभी को ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि मैंने जान डाली है भाई इस टॉपिक में। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई, thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you very much.